देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और अब आपको मेहनत करना ही चाहिए, क्योंकि 1 फरवरी से इंटरमीडिएट की परीक्षा है, जैसा कि आप जानते हैं। और ठीक 1 फरवरी से इंटरमीडिएट वालों की और 14 दिनों के बाद आप लोगों की परीक्षा आरंभ होने वाली है। तो आप लोग जब परीक्षा भवन में जाए तो परीक्षा भवन में जाने के क्रम में ही आपको भय का सामना न करना पड़े, आपको तनाव का सामना न करना पड़े। आप लोग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें ताकि आपका परिणाम बेहतर आए। इसके लिए आप लोग संकल्पित रहिए और मन से अध्ययन जारी रखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका यह नववर्ष मंगलमय हो और आप लोगों का इस वर्ष जो परीक्षा है उस परीक्षा में आप इतने शानदार प्रदर्शन करें ताकि जिस दिन आपका परिणाम आए उस दिन आपको अपने ऊपर संतोष हो और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। प्रथम प्रश्न आपके बीच में मैं लेकर के आया हूं। आज जो अध्याय, उस अध्याय का नाम है मानचित्र अध्ययन, है ना, मैप स्टडी। तो मैप स्टडी से भी कुछ एक सवाल रहते हैं परीक्षा में एकाध। तो जो प्रश्न इस पार्ट से महत्वपूर्ण है, इस पार्ट में वैसे अधिकाधिक सवाल नहीं है, कम ही प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके बीच में आज लेकर के प्रेजेंट हूँ। प्रथम प्रश्न है इस पार्ट से, जो पर्वतीय छायाकरण विधि क्या है। तो लिखेंगे पर्वतीय छायाकरण विधि उच्चावच प्रदर्शन की एक ऐसी विधि है जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचाई एवं निचाई को काफ़ी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। लिखेंगे, फिर से मैं आपको बता दूं, पर्वतीय छायाकरण विधि एक ऐसी विधि जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के उच्चावच को, उच्चावच कहा जाता है जो ऊंचाई और निचाई, है ना, छोटा बड़ा को प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह होता है ना। तो पर्वतीय छायाकरण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मानचित्र पर क्या होता है, तो जो उच्चावच को, जिस पर्वत के जो उच्चावच को, ऊंचाई और निचाई, है ना, छोटा और बड़े को जो प्रदर्शित करने वाला की जो विधि होती है, उसको प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की जो विधि होती है, उसी विधि को पर्वतीय छायाकरण विधि कहा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी पर भू आकृतियाँ कितनी आकृतियाँ होती है। लिखेंगे पृथ्वी पर भू आकृतियाँ की कई आकृतियाँ होती है, जिनमें लिखेंगे शंकु के आकार का पहाड़ी, पठार, है ना, भी आकार की घाटियाँ, जलप्रपात, झील इत्यादि होते हैं, है ना, ये सब भू आकृतियाँ हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे समुद्र तल के समानांतर समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा जो होती है, उसी रेखा को क्या कहा जाता है, समोच्च रेखा कहा जाता है। समुद्र तल के समानांतर समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहा जाता है, तो समोच्च रेखा कहा जाता है ना। और समोच्च रेखा विभिन्न प्रकार की जो ऊंचाई और निचाई होती है उसके लिए अलग अलग रेखाएं होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो लिखेंगे सवाल पहले फिर से मैं आपको पढ़ के सुना दूं, समोच्च रेखा द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो लिखेंगे समोच्च रेखाओं द्वारा शंक्वाकार पहाड़ी का प्रदर्शन करने के लिए क्या किया जाता है, तो समोच्च रेखाओं को वृत्ताकार रूप में रखा जाता है, वृत्त के आकार के रूप में रखा जाता है समोच्च रेखाओं को, ताकि शंकु के आकार की जो पहाड़ी है उसको बेहद ही सुगमता के साथ प्रस्तुत किया जा सके मानचित्र पर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो समोच्च रेखाओं को वृत्ताकार रूप में रखा जाता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे तल चिन्ह वैसे चिन्ह को कहा जाता है जो समुद्र तल से वैसी वस्तुएं जो अस्थायी होती हैं, जैसे क्या कहते हैं, भवन हो गया, है ना, पुल हो गया, है ना, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु है जो कि ठोस है, या फिर कोई भी पोखर हो गया या फिर नदी हो गई। तो इन चीज़ों को प्रदर्शित करने वाला जो चिन्ह जो होता है उसी चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो तल चिन्ह कहा जाता है, जो कि वैसी वस्तुएं जो कि पृथ्वी पर धरातल जो ठोस अवस्था में अस्थायी है ना, जो कि परिवर्तनशील नहीं है, जो आज यहाँ है तो कल वहाँ चला जाएगा, है ना। तो वैसे स्थानों को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को ही तल चिन्ह कहा जाता है। और तल चिन्ह से समुद्र तल की जो भी जितने भी उच्चावच होती हैं उन उच्चावच को दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। तो इस प्रकार यही प्रश्न बनते हैं इस पार्ट से, और ये जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मन से अध्ययनरत रहिए और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ते रहिए, और निश्चित रूप से आने वाला समय जो होगा वो आपका होगा। आज का जो समय है उस आज के जीवन में हो सकता है आपके जीवन में तमाम संघर्ष हो, पर एक समय ऐसा आएगा जो कि आपकी संघर्ष की घड़ी दूर होगी और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा।
तो आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, आपके जीवन में सफलता का आगमन हो, इसके लिए आज आपको तपना होगा। और आज यदि आप तपते हैं तो निश्चित रूप से कल आप चमकेंगे सूर्य की तरह। सूर्य जो है सो आग का गोला है और वो चमकता है इसलिए क्योंकि वो जल रहा है। तो हमें जलने का मतलब हमारा यह है कि हम लोग तपे संघर्ष के मैदान में, हम लोग पढ़े मन से, हम लोग समय का सदुपयोग करें। साल हर साल बदलता है, हम लोग इस साल खुद को बदलें और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित रहें, मन से पढ़ते रहें। निश्चित रूप से दिन भी बदलेगा और हमारे परिवार के नाम का जो एक आज जो हमारा परिवार का नाम जिस स्थान पर है उससे कई गुना ज़्यादा उन्नति पथ पर अग्रसर रहेगा। धन्यवाद।